हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी से संबंधित दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और फिर इसी वीडियो में आगे हम लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो सांख्यिकी हैं उसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज स्टैटिक्स जो है उसका इकोनॉमिक्स के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, कि जो सांख्यिकी है उसका अर्थशास्त्र में क्या महत्व है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट वह है आर्थिक समस्याओं का संख्याओं में प्रस्तुतिकरण, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो देखिए, जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसका यूज इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं उनको हम एक तरह से क्या करते हैं, न्यूमेरिकल संख्याओं के रूप में प्रकट कर सकते हैं। जो स्टेट्स हैं उसका यूज करके कोई भी जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उनको हम संख्याओं में, डेटा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि जो सूचनाएं हैं, जो इंफॉर्मेशन है, उनको समझना एक तरह से थोड़ा इजी हो जाता है। इनसे हमको एक जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो स्पष्ट होती है, निश्चित होती है इस तरीके से, और हम आसानी से सही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यदि हम मान लें कि जो हम ऐसा कहें अगर कि जो राजस्थान है उसकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन है वो एक तरह से क्या है, अस्पष्ट है। इनसे हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन यदि इन सूचनाओं को हम एक इस तरीके से प्रकट करें कि राजस्थान की जो पॉपुलेशन है वो 1991 में 50 लाख थी, फिर 2001 में ये बढ़ के 55 लाख हो गई हैं, और 2011 में बढ़ के जैसे ये 70 लाख हो गई हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इन सूचनाओं के आधार पर हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रत्येक 10 वर्षों में जो जनगणना हो रही है उसमें राजस्थान की जो जनसंख्या है वो निरंतर एक तरह से क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब इन इंफॉर्मेशन का यूज करके हम एक पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया कि कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनको हम संख्याओं के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, और इससे हम स्पष्ट निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम चाहे एग्रीकल्चर डेटा है, जो कृषि समंक है, उनका यूज कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं। तो इनसे हमारे पास में जो भी डेटा है उनका यूज करके हम एक तरह से क्या कर सकते हैं, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनको हम प्रस्तुत कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दूसरा हमारा है तथ्यों की तुलना में सहायक, हेल्पफुल इन कंपैरिजन ऑफ डेटा, कि जो स्टैटिक्स हैं उसका यूज अगर हम इकोनॉमिक्स में करते हैं तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं, जो अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, जो अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम एक तरह से आसानी से तुलना कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 10,000 रुपीज़ है। तो ये जो डेटा है इससे हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि हम कहें कि जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है, 10,000 रुपीज़ है। इसी तरीके से अमेरिका की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है, 50,000 रुपीज़ है। अगर दूसरा कंट्री हम और ले लें, इस तरीके से हम अगर अलग अलग कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम को देखें कि प्रति व्यक्ति आय हर एक देश में, किसी देश में जैसे भारत में इतनी है, अमेरिका में इतनी है, इस तरीके से अलग अलग देशों की अगर हमको पर कैपिटा इनकम पता है तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो अमेरिका के कंपैरिजन में कम है, या अमेरिका की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट वो है तथ्यों में कारण परिणाम का संबंध ज्ञात करना, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि जो डेटाज होते हैं उनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो विभिन्न चर हैं, वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में हम जो संबंध है उनको देख सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि प्राइस है, प्राइस से रिलेटेड हमको डेटा दे रखे हैं, और इसके साथ साथ में जो डिमांड है उसके भी दे रखे हैं, तो इसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं उनके बीच में क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, कारण और परिणाम का जो संबंध है वो हम बता सकते हैं। कि प्राइस जैसे हमारे पास में है 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, और डिमांड हमारे पास में जैसे हैं 10 यूनिट्स,
8 यूनिट्स, 6 यूनिट। तो इसके आधार पर हम एक तरह से इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको बता सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जब प्राइस बढ़ती हैं तो उसका परिणाम क्या होता है कि जो कमोडिटी हैं, वस्तुएं, उसकी डिमांड एक तरह से क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, जो कारण और परिणाम का जो संबंध है, उसको हम बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है आर्थिक पूर्वानुमान में सहायक, हेल्पफुल इन इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, कि जो स्टेट्स हैं, जो डेटाज होते हैं, उनका यूज़ करके हम आने वाले फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनका हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, उनके बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। मुख्य रूप से अगर हम देखें कि जो फोरकास्टिंग है, पूर्वानुमान है, वो इंडस्ट्रियल डिसीजन जो होते हैं, औद्योगिक जो निर्णय होते हैं, उनके लिए जो स्टेट्स हैं, जो डेटाज होते हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। कि जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जो उद्योगपति होते हैं, वो अपना प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। तो उन प्लानिंग के लिए उनको क्या करना पड़ता है, पहले से अनुमान लगाना पड़ता है कि वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी डिमांड नियर फ्यूचर में, भविष्य में उनकी डिमांड कितनी होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी। तो उसके लिए वो अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो ये एक तरह से किससे संभव होता है, डेटा जो होते हैं, जो स्टैटिक्स हैं, उसी का यूज़ करके वो क्या कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इसके लिए इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन, फोरकास्टिंग, ये जो मेथड्स हैं, इन सभी का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नीति निर्धारण में उपयोगी, यूजफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। जो स्टेट्स हैं उसका इकोनॉमिक्स में जो बहुत जो थ्योरीज है, जैसे उन थ्योरीज को बनाने के लिए एक तरह से क्या होता है, स्टेट्स का यूज होता है। जैसे अगर हम कहें कि जो पहले योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन, तो वो क्या करता था, 5 ईयर प्लान बनाता था, पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। तो पंचवर्षीय योजनाओं के लिए वो क्या करता था कि पहले अलग अलग आइटम जो हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इनके ऊपर उन्होंने जो खर्चा किया था उसका क्या परिणाम हुआ, और उन डेटाज का यूज करके वो क्या कर सकते हैं, आने वाले टाइम के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें यूज करते थे। इसी तरह के आज के टाइम में अगर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे बजट बनाती हैं, तो बजट के लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग मदों के लिए जो राशि स्वीकृत करते हैं, कि जैसे हेल्थ के लिए उसको कितना खर्चा करना है, एजुकेशन के लिए कितना खर्चा करना है। तो इन सभी नीतियों को बनाने के लिए क्या होता है, जो पहले पॉलिसीज बनाई गई थी, उन पॉलिसीज में कितने कितने खर्चे हुए थे, और उसी के आधार पर आने वाले टाइम में वो कितना खर्चा करेगी, वो सारी जो नीतियां बना रही, जो पॉलिसीज बना रही हैं, उनमें जो स्टेट्स हैं, जो डेटाज होते हैं, वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। फिर उसके बाद में है आर्थिक संतुलन का निर्धारण, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, की जो डेटाज हैं उनका यूज़ करके किसी भी अर्थव्यवस्था में जो इक्विलिब्रियम है, चाहे वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की अगर हम बात कर रहे हैं, या डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं, कि किसी कमोडिटी की सप्लाई कितनी है, उसकी डिमांड कितनी है, तो ये जो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है वो निर्धारित करने के लिए एक तरह से क्या होता है, जो स्टेट्स हैं उसका यूज़ होता है, जो डेटाज होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, जो समंक होते हैं, उनका प्रयोग करके आर्थिक संतुलन का निर्धारण किया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो है, जो इकोनॉमिक्स है, उसमें स्टेट्स का बहुत यूज होता है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो सांख्यिकी है उसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं। तो देखिए, जो स्टेट्स हैं उसमें जनरली हम किसकी स्टडी करते हैं, जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती हैं, जो डेटाज होते हैं, न्यूमेरिकल डेटाज होते हैं, जो संख्यात्मक तथ्य होते हैं, उनका प्रयोग हम किस में करते हैं, स्टेट्स में। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो उसकी कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, जिनको हम स्टेट्स के द्वारा नहीं कर सकते। जो डेटाज होते हैं उनका यूज करके हम उनको पूरा नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली हमारी जो लिमिटेशंस हैं वो हैं केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, कि जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो सांख्यिकी हैं, उसमें हम क्या करते हैं, केवल ऐसे फैक्ट्स, ऐसे
ऐसी जो प्रॉब्लम्स से उनकी स्टडी करते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, केवल न्यूमेरिकल नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो प्राइस से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन हो सकती हैं, इनकम हो सकती हैं, एज हो सकती हैं, पॉपुलेशन हो सकती हैं। तो सारे जो डेटा हम क्या कर सकते हैं, जिनको न्यूमेरिकल नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स की हम स्टडी करते हैं किसमें, स्टेट्स में। मतलब स्टेट्स में हमको कोई भी स्टडी करनी, उसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए, संख्यात्मक तथ्य होने चाहिए, आंकड़े होने चाहिए। उसी की स्टडी हम किसमें करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में। लेकिन जो गुणात्मक तथ्य होते हैं, जो क्वालिटेटिव फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि लोग ईमानदार हैं, या हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, या फिर अमीर हैं, गरीब हैं, तो इस तरीके की जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, जो क्वालिटेटिव फैक्ट्स होते हैं, उनकी स्टडी हम स्टेट्स में नहीं करते हैं। तो पहली लिमिटेशन हो गई है कि जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें केवल न्यूमेरिकल फैक्ट्स की स्टडी करते हैं, जो क्वालिटेटिव फैक्ट्स होते हैं, जो गुणात्मक तथ्य होते हैं, उनकी स्टडी इसमें नहीं की जाती है। दूसरी जो इसकी लिमिटेशन है वो है, दूसरा हमारा है केवल समूह का अध्ययन, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, कि जो स्टैटिक्स हैं उसमें हम कोई इंडिविजुअल यूनिट, जो व्यक्तिगत इकाई हैं, उसका अध्ययन नहीं करते हैं। जो भी हमको निष्कर्ष निकालने हैं उसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, पूरे समूह से रिलेटेड हमारे पास में डेटा होना चाहिए। अगर हम कहें कि राम जो हैं उसकी मंथली इनकम कितनी है, 10,000 रुपीज़ पर मंथ, तो ये जो इंडिविजुअल यूनिट है उसकी स्टडी हम इसमें नहीं करते। हम किसका अध्ययन करेंगे, इसमें किसकी स्टडी करते हैं स्टेट्स में, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, जो समूह है उसकी स्टडी करेंगे। जैसे अगर हम कहें कि राम की जो मंथली इनकम वो है 10,000 रुपीज़, इसी तरीके से जो मोहन है उसकी इनकम कितनी है, 8,000 रुपीज़ पर मंथ है। इसी तरीके से सुनील की इनकम कितनी है, 12,000 रुपीज़ पर मंथ है। इस तरीके से जो अलग अलग ये हमने व्यक्ति ले लिए हैं, राम ले लिया, मोहन ले लिया, सुनील ले लिया, तो ये एक तरह से क्या हो गया, ग्रुप बन गया है। तो ये जो ग्रुप होता है उसी की स्टडी हम स्टेट्स में करेंगे। जो इंडिविजुअल यूनिट होती हैं, व्यक्तिगत इकाई होती हैं, जो डेटा है एक व्यक्ति से रिलेटेड हैं, उसकी स्टडी हम इसमें नहीं करेंगे। इसमें हम समूह एग्रीगेट्स का स्टडी कर सकते हैं, एवरेज जो होता है अगर वो भी है तब भी हम इसमें स्टडी कर सकते हैं, और इसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनकी इनकम का लेवल अगर हम देखें, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो मध्यम वर्गीय है, या गरीब है, या अमीर है। ये सारे जो निष्कर्ष है वो हम इससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है परिणाम केवल औसतन सत्य, रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, कि जो डेटाज होते हैं उनकी स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं, जो रिजल्ट निकालते हैं वो रिजल्ट एक तरह से क्या होते हैं, औसत रूप से ही सत्य होते हैं, केवल दीर्घ काल के लिए वो सत्य होते हैं। जैसे अगर हम जो साइंस के जो लॉज बने हुए जो थ्योरीज है वो तो एक तरह से क्या है, फिक्स हैं, कि जो फिजिक्स की थ्योरी है, केमिस्ट्री की जैसे थ्योरी है, वो एक तरह से जितनी प्योर होती है, जितनी सत्य होती हैं, उतने ही जो परिणाम है वो स्टेट्स में उतने सत्य नहीं होते। ठीक है, इसके जो परिणाम है वो एक तरह से क्या होते हैं, केवल औसतन सत्य होते हैं। रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली एन एवरेज। जैसे अगर हम कहें कि साइंस में H2 जो है उसको अगर हम उसकी जो रिएक्शन है वो किसके साथ कराएं, ऑक्सीजन के साथ, तो हमेशा क्या बनेगा, पानी ही बनेगा, H2O ही बनेगा। तो साइंस की जो थ्योरीज होती हैं वो तो एक तरह से क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, लेकिन जो स्टेट्स हैं उसमें जरूर नहीं कि ये हमेशा सही हो। जैसे कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक कोइन को उछालते, सिक्का उछालते हैं, तो सिक्के में जो टोटल परिणाम हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 1/2 होती हैं। ठीक है, या हेड आने की प्रोबेबिलिटी या टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2 होती हैं। लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है कि हम जो सिक्का उछालें, ठीक है, उनसे परिणाम जो है हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो सकता है कि हर बार जो हमारे परिणाम क्या है, हेड आ जाए, या हर बार क्या आ जाए, टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो स्टेट्स के जो रिजल्ट्स होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, केवल औसत रूप से ही सत्य होते हैं। जो साइंस की जो थ्योरीज होती हैं हमेशा वैसे सच नहीं होते हैं।
नेक्स्ट हमारा है समंकों में समरूपता आवश्यक, होमोजेनिटी ऑफ डेटा एंड इसेंशियल रिक्वायरमेंट। ठीक है, कि जो स्टैटिक्स हैं उसमें जो हम स्टडी करते हैं तो उसके लिए जो हम डेटा ले रहे हैं, जो कंपैरिजन करने के लिए जो भी डेटा कलेक्ट किए गए हैं वो एक तरह से क्या होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो इसी कंडीशन में क्या होगा, कंपैरिजन हम नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हमारे पास में जो डेटा है वो कपड़े के प्रोडक्शन और अनाज के प्रोडक्शन किए हैं, तो इसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखो कपड़ा जो है उसको हम किस में मेज़र करते हैं, मीटर में, और जो अनाज है उसको हम किस में मेज़र करते हैं, किलोग्राम में। तो इस तरीके से दोनों में तुलना करना एक तरह से नहीं बनता है। मतलब उसके लिए क्या जरूरी है, जो डेटा हमारे पास में वो क्या होना चाहिए, सारे एक जैसे होने चाहिए। सारी जो वैल्यू है तो किलोग्राम में हो सकती हैं, सारी वैल्यू मीटर में हो सकती हैं, तभी हम उसका यूज़ कर सकते हैं, उससे हम निष्कर्ष निकाल। नेक्स्ट हमारा है निष्कर्ष बिना संदर्भ के भ्रमात्मक, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। तो यदि हम जो डेटा यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर हम कोई रेफरेंस अगर नहीं लेते हैं और उसके आधार पर अगर हम कोई निष्कर्ष निकालेंगे तो कभी कभी क्या होगा, वो गलत भी हो सकता है। जैसे अगर हम कहें कि दो बिजनेसमैन हैं, उनका जो प्रॉफिट है 3 साल का, पिछले 3 सालों का जो प्रॉफिट है वो ए का कितना है, पहले साल में उसको 10,000 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल में इसको 20,000 का प्रॉफिट हुआ, और तीसरे साल में इसको 30,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन बी जो बिजनेसमैन है उसका पहले साल में प्रोडक्शन प्रॉफिट कितना था, 30,000 था, दूसरे साल में जो प्रॉफिट था वो कितना था, 20,000 था, और तीसरे साल में जो इसका प्रॉफिट है वो कितना हमने मान लेते हैं, 10,000 है। तो अब इस आधार पर हम देखें तो दोनों का जो एवरेज आएगा वो तो कितना आएगा, तीनों साल का जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 20,000 आएगा दोनों के लिए। लेकिन इससे जो हमारे निष्कर्ष होंगे वो गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि दोनों का एवरेज तो क्या है, सेम है। लेकिन इनको अगर हम ध्यान से देखें तो जो ए बिजनेसमैन है उसका जो प्रॉफिट है वो हर साल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब ए बिजनेसमैन तो क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन बी का जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, दोनों का एवरेज सेम है लेकिन बी का प्रॉफिट कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसकी जो प्रोग्रेस है वो एक तरह से रुक रही है, एक तरह से, ठीक है, मतलब बैकवर्ड जा रहा है और ये फॉरवर्ड जा रहा है। तो इससे हम जो निष्कर्ष निकालते हैं उसके लिए हमको ध्यान रखना पड़ता है। फिर नेक्स्ट हमारा है केवल विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग, कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। जो स्टेट्स हैं, जो डेटाज होते हैं, उनका प्रयोग हर एक कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। उसके लिए क्या होता है, एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है, विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। जो लोग एलिजिबल होते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो ही इनका यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर लोगों को इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, डेटा के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और वो अगर इनका यूज़ करेंगे तो इससे जो निष्कर्ष आएंगे, जो कंक्लूज आएंगे, वो एक तरह से क्या होंगे, गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जो यूल एवं केंडाल हैं उन्होंने कहा था कि जो स्टेट्स हैं, ठीक है, अगर वो जो व्यक्ति योग्य नहीं है उनके हाथों में अगर चले जाए तो एक तरह से क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इससे हम जो गलत काम है वो भी इसके द्वारा संभव हो सकता है, और फिर उससे परिणाम जो है वो भी गलत आ जाएंगे। और फिर नेक्स्ट हमारा है दुरुपयोग संभव, प्रोन टू मिसयूज, की जो स्टेट्स हैं, जो डेटा हैं, उनका मिसयूज भी हो सकता है। जो स्टेट्स हैं, जो डेटाज होते हैं, उनका यूज करके, जो आंकड़े हैं उनका यूज करके कोई व्यक्ति क्या करता है, गलत बात को सही और सही बात को गलत साबित कर सकता है। ठीक है, इसीलिए इसके बारे में कहा जाता है कि जो डेटाज होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, गिल्ली मिट्टी के समान होते हैं, और गिल्ली मिट्टी को हम क्या कर सकते हैं, जो रूप देना चाहें वो दे सकते हैं। चाहे तो हम उससे भगवान की मूर्ति बना लें, और चाहे उससे हम जो शैतान है उसकी मूर्ति बना लें। इसलिए कहा जाता है कि जो स्टेट्स हैं उसका दुरुपयोग हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।